हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। कक्षा 12 भूगोल का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जहां से शुरुआत हो रही है वो मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये जो महत्वपूर्ण पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को आज एक बार में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक बार में पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल का मतलब क्या है, कैसे ये भौतिक भूगोल से अलग है, इसके विषय वस्तु, विषय क्षेत्र क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट निश्चयवाद, संभववाद जैसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें आज के एक सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहां मिल रही है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की आपकी सारी पढ़ाई, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंसेप्ट वाइड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सारी चीजों का जो कैप्सूल है वो कक्षा 6 से 12 तक के लिए हिंदी माध्यम में आपको बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ाया जा रहा है। यानी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आइए समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें इस चैप्टर के संबंध में हमें जाननी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कक्षा 11 में आपने पढ़ी है और भी जो नीचे की क्लासेस हैं उसमें आपने पढ़ा हुआ है फिजिकल जियोग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं। ये जो भूगोल है, बेसिकली जो जियोग्राफी है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है भौतिक भूगोल और एक को कहा जाता है मानव भूगोल। मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अपेक्षा थोड़ा नया कंसेप्ट है और अभी इवॉल्विंग भी है। अभी इस पर दिन प्रतिदिन चर्चाएं चल रही हैं, चीजें नई नई जुड़ रही हैं। इसका कारण क्या है, इसको भी समझेंगे। भौतिक भूगोल जो है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी शब्दों को भी हम लेकर चलेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और क्लिष्ट जो हिंदी शब्द हो उसमें परेशानी ना आए, और आंसर राइटिंग समय भी आपको क्लिक करें। मानव भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी। अब देखिए, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में जो अलग अलग तरह के भौतिक क्षेत्र, पर्यावरण, जलवायु, नदियां, झील, सागर, जो भी आप देखते हैं, ये सारी चीजें भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। यानी जो फिजिकली आप देख रहे हैं, जिन चीजों को महसूस कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, और वहां उस तरह की कृषि, उस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो सब कुछ फिजिकल जियोग्राफी के अंदर आता है। बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, इसकी बहुत डिफिनेशन हम नहीं करेंगे, मानव भूगोल पर ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पढ़ा भी हुआ होगा। और फिजिकल जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल कैरेक्टर पूरे दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का दिखाई दे रहा है, आपके प्लेनेट का दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, ये भौतिक भूगोल है। उसमें पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, कौन सी चीजें कहां पाई जा रही हैं, क्यों पाई जा रही हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, सारी चीजें हम फिजिकल जियोग्राफी में देखते हैं। अब मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल यह दर्शाता है कि भाई अगर दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में या अर्थ पर, पृथ्वी पर अगर मानव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रह रहा है, तो जो पर्यावरण है उस पर्यावरण से मानव का संबंध कैसा है। थोड़ा सा इकोलॉजी को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, या जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में, या जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके साथ जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उनका क्या अंतर संबंध है, अन्योन्य क्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यानी मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है, तो कैसे कर रही है और उसके क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मानव भूगोल में। और जिसका सबसे शुरुआती श्रेय दिया जाता है रैटजेल को, जिन्होंने ये प्रयास किया, ये शुरू करने का या जन्म देने का पूरे कंसेप्ट को, कि भाई मानव भूगोल को भी आप समझिए। क्योंकि पूरी पृथ्वी को क्या माना जाता है, पूरी पृथ्वी को मानव का घर माना जाता है। और जब मानव का घर आप मानते हैं पृथ्वी को, जैसे आपका घर है, तो आपके घर से आपका कोई संबंध है। आपने अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं, हर रूम अलग अलग कारणों के लिए बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बेडरूम होता है, एक गेस्ट रूम होता है, एक पूजा का घर होता है, एक डाइनिंग टेबल का घर होता है। तो अलग अलग क्रियाकलापों के लिए आपने अलग अलग कमरे बना रखे हैं और उस जगह पर आप वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी मानव क्या करता है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहता है और उन क्षेत्रों के हिसाब से खुद को भी ढालता है और वहां की प्रकृति को भी परिवर्तित करता है। कई बार ऐसा होता है कि मानव पूरी तरह से अपने आप को वहां की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है। कई बार यानी वहां पर एक तरह से भूगोल का वो भौगोलिक स्थितियों का दास बन जाता है या पर्यावरण का दास बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि मानव जो है वो प्रकृति के ही क्रियाकलापों को, प्रकृति का जो पूरा सिद्धांत है या प्रकृति की जो मौजूदगी है, उसको ही चैलेंज करने लगता है और उसको बदलने का प्रयास करता है, जिसको संभववाद कहते हैं, आगे पढ़ेंगे।
ऐसा भी होता है कि मानव मध्यम मार्ग अपनाता है कि न पूरी तरह दास बने, न पूरी तरह प्रकृति का मालिक बने, और एक नौ निश्चयवाद की बात वहां करता है। ठीक है, आजकल सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बातें चलती हैं, धारणीय विकास की जो बातें चलती हैं, वो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मानव भूगोल ये हैं, ये सब मानव भूगोल से संबंधित है। मानव की जनसंख्या, मानव संस्कृति कैसे फॉलो कर रहा है, उसका चिकित्सा कैसे किस तरह चल रही है, यानी जिस तरीके से भी मानव व्यवहार कर रहा है अपने इस पृथ्वी रूपी घर में। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सुना होगा, मदर नेचर, क्योंकि प्रकृति को मां मानकर, क्योंकि वहां से सारी चीजें, संसाधन उसको मिल रही हैं, उन संसाधनों के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उन संसाधनों का उपयोग वो किस प्रकार कर रहा है, और प्रकृति से कैसा संबंध बना रहा है, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? मानव भूगोल में देखते हैं, जो बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है। तो ये एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। ये भूगोल की दो अपशाखाएं बन चुकी हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात है। तो हम जो इस चैप्टर में करेंगे, और जो पूरा कक्षा 12 की जो जर्नी है वो मुख्यतः मानव भूगोल से संबंधित है। मानव किस तरह की क्रियाएं करेगा, प्राथमिक करेगा, द्वितीयक करेगा, तृतीयक करेगा, मानव की जनसंख्या के हिसाब से क्या हालचाल है, इसके अलावा जो संसाधन है उसके क्या हालचाल है, किस तरह के उद्योग चला रहा है, व्यवसाय कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब उपक्षेत्र हैं इसके, है ना। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसका परिचय पढ़ने वाले हैं। बाकी तो पूरा कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल कक्षा 12 के हम पढ़ेंगे, वो सारा मानव भूगोल पर ही आधारित है। तो आइए एक एक करके इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और देखते हैं कि मानव भूगोल किस तरीके से अपना असर छोड़ता है। अब देखिए, अगर इसके परिचय की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो पूरी पृथ्वी है, इसके दो प्रमुख घटक हैं। एक तो अपने आप में प्रकृति है। अब इस प्रकृति में आप मानव के अलावा जो अन्य एनिमल्स हैं उनको भी ले लीजिए। मतलब एक तो आप यहाँ की पृथ्वी, वायु, जल, ये सारी चीजें तो है ही, जो एबायोटिक कंसेप्ट जिसको कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं तो जो है ही, सूर्य की रोशनी, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो अन्य जानवर हैं उनको भी आप ले लीजिए, ये प्रकृति हो गया। दूसरा मानव। तो दो महत्वपूर्ण घटक, यानी कि नेचर एंड ह्यूमन, ये दो महत्वपूर्ण घटक आपको पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। और प्रकृति भौतिक वातावरण के रूप में है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति उसको क्या कर रही है? डिनोट कर रही है। यानी नेचर की अगर आप बात करें तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि पृथ्वी है, नदियां हैं, तालाब हैं, हवा है, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये प्रकृति है, नेचर है। और मानो एक क्रियाशील प्राणी है, यानी एक एक्टिव एलिमेंट है इसका, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया कर रहा है। या जो आप कह सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि एक स्वतंत्र चर होते हैं, एक परतंत्र चर होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो क्रियाशील है, ये मानव जो है, ये कुछ ना कुछ करेगा, कैसा ना कैसा व्यवहार करेगा। प्रकृति अपनी जगह स्थित है, एक जगह, अगर कोई इन्वायरमेंट है, एक जमीन है, उसके आसपास जल है, नदियां हैं, सागर है, अपने जगह पर स्थिर है। लेकिन मनुष्य उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो नकारात्मक ही करे, जरूरी नहीं है कि वो सकारात्मक ही करे, कुछ भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आज दुनिया में जितने भी प्रदूषण के उदाहरण आप देख रहे हैं, तो ये मनुष्य के क्रियाशील होने का ही परिणाम है कि मनुष्य ने क्या किया? शोषण करना शुरू कर दिया संसाधनों का। तो अब ये जो पूरी पृथ्वी है, इसके दो घटक है, एक तो भौतिक वातावरण के रूप में प्रकृति है, और मानव एक क्रियाशील प्राणी है। अब मानव भूगोल कैसे निकल के आएगा? तो भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल में मानव और भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, रिलेशंस। ये जो जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यानी जब आप भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, तो आप केवल भौतिक पर्यावरण की चर्चा करते हैं, कहां पहाड़ है, कहां नदियां हैं, कहां सारी चीजें देखते हैं आप। लेकिन जब आप मानव भूगोल पढ़ते हैं तो इस भौतिक वातावरण और मानव के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशन के अध्ययन करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। यानी इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमंस, राइट। तो आप जब मानव और भौतिक वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है मानव भूगोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस आप इसी मानव भूगोल के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस चीज को मैं ज्यादा एम्फोसिस करके बता रहा हूं। ठीक है, तो मानव भूगोल आप इस पर पढ़ते हैं। तो ये मानव भूगोल क्या है? दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं कि जब मानव और उसके भौतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तब हम उसको मानव भूगोल का पार्ट मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो भूगोलविद हैं या भूगोल के जानकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, और आंसर राइटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब एंड्रयू जे लिविंगस्टोन ने ये कहा था, और रोजर्स ए के अनुसार, कि भौतिक अथवा प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण
और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल करता है। बड़ी ही बेहतरीन डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी आपको लग रही होगी, पर मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है कि आप समझिए कि क्या क्या चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। क्या क्या उन्होंने बोला, एक तो बोला कि भौतिक, और एक बोला इन्होंने कि भौतिक अथवा प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध। ये एक अलग पॉइंट हो गया कि जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है और जो मानवीय जगत है इसके बीच का संबंध, जिसकी चर्चा हम शुरू में भी कर रहे थे कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो ह्यूमंस हैं इसके बीच का आपस का रिलेशन, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण, बहुत महत्वपूर्ण बात। मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण यानी किन किन जगह पर किस तरह के घटनाएं मानव कर रहा है। जैसे कोई ठंडा प्रदेश है तो मानव वहां इग्लू जैसा घर बना रहा है, इसका वितरण है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है कि दुनिया के साइबेरियन इलाके में या ग्रीनलैंड इलाके में या ठंडे प्रदेशों में इग्लू जैसा घर बना लेगा, या कोन नुमा घर बना लेगा कि बर्फ स्लिप हो जाए। रेगिस्तान में अलग तरीके का घर बनाएगा। या मान लीजिए मानव कहीं अलग तरह की फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा रहा है, जहां पर जूट हो रही है जूट इंडस्ट्री, जहां पर कपास हो रही है कपास की इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री। तो ये जो मानवीय घटनाएं हैं इसका स्थानिक वितरण पूरी दुनिया भर में, उनके घटित होने का कारण क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब आपको ऐसा क्यों दिखाई देगा कि गुजरात के आसपास ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पर उस तरह की मिट्टी है, वहां पर कपास का उत्पादन होगा। अरे बात समझ में? आपको क्यों ऐसा दिखाई देगा कि जो केसर है, सैफरॉन है, वो जम्मू कश्मीर के आसपास या जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सेव ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट है वहां। तो वहां के लोगों ने क्या क्रियाकलाप की, वहां के लोगों में घटनाएं क्या हुई कि उन्होंने सेव उगाया। तो ये घटना जो है ये भी रिलेशन समझना है और इसके होने वाले कारण ये भी समझना है। कहां समझेंगे हम? ह्यूमन ज्योग्राफी में, कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हिमाचल प्रदेश के पास अचानक इंसान को लगा कि हमें यहां एप्पल उगाना चाहिए, क्योंकि वहां एप्पल उग सकता है, वहां वैसी क्लाइमेट है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा घटित होने के कारण हमने देख लिए विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता, बिल्कुल ठीक बात। दुनिया, इसीलिए सांस्कृतिक भूगोल भी एक उसका उपक्षेत्र है। अब ये बताइए, दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमेशा लोग कोट पहन के, गर्म कपड़े पहन के रहते हैं, ये सामाजिक भिन्नता हो गई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, अफ्रीकन एरिया आपको दिखाएंगे, बहुत छोटे कम कपड़े पहन के रहेंगे क्योंकि वहां गर्म बहुत ज्यादा वातावरण है। तो ये जो सामाजिक भिन्नता आई, अब उस तरह के कपड़े, रहन सहन उनका क्या हो गया। अब कश्मीर में आप देखिए, या बड़े बड़े ठंडे प्रदेशों में आप देखिए बड़े लॉन्ग जैकेट्स, और लोग आग का टोकरा भी लेकर टांग के चलते हैं, तो वहां का रिचुअल कल्चर ही वैसा बन गया। ये सामाजिक भिन्नताएं होगी। ये सामाजिक भिन्नताएं भी मानव भूगोल के ही अंदर स्टडी की जाएंगी कि क्यों ऐसा है। इसके अलावा आर्थिक विभिन्नता, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी क्यों हैं। क्यों कोई ऐसा देश है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जैसे भारत को कृषि प्रधान कहा जाता है, और क्यों कोई जापान जैसा देश है जो केवल इंडस्ट्री पर बेस्ड है। अरे बस समझ में, क्यों ऐसा कोई देश है जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल या उच्च उद्योग लगाने में बहुत ज्यादा आगे है, और कहीं पर जो चीप लेबर मिल रहा है, चीन जैसे देश में जहां पर अच्छी इंडस्ट्रीज हो रही हैं। तो ये जो कारण है आर्थिक विभिन्नता का, ये भी वहां के ज्योग्राफी पर, यहां के भूगोल पर निर्भर करता है। जनसंख्या का पैटर्न कैसा है, लोगों की क्या स्थिति है, किस तरह से वहां पे पहनावा है, खान पान है, सारी चीजें किस चीज पर हम स्टडी कर सकते हैं, मानव भूगोल में देख सकते हैं। तो बड़ा ही एक कॉम्पोजिट डेफिनेशन देने का प्रयास किया गया है। मैं अगर आपको फिर से रिपीट करके बताऊं तो भौतिक अथवा प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, एक पॉइंट ये हो जाएगा कि जो प्रकृति है और मानव का जगत है इसके बीच का संबंध, जो मानव के घटनाएं हैं इनका स्थानिक वितरण, यानी कि कहां कहां कैसी कैसी घटनाएं हैं, स्थानिक वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, देश विश्व के कौन कौन से एरिया में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनके घटित होने का कारण, और विश्व के विभिन्न भागों में जो सामाजिक यानी सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक विभिन्नताएं जो हैं, डिफरेंसेस हैं, ये सब का अध्ययन कौन करता है? इन सब का अध्ययन करता है मानव भूगोल। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, ग्रेट, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और डिफिनेशन देख लेते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मनी के प्रख्यात भूगोलवेत्ता रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ये है साहब रेटजेल, ठीक है। और रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने ही मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी जैसे कंसेप्ट को क्या किया? जन्म दिया, या इसके कंसेप्ट के बारे में बातचीत करनी शुरू की। ठीक है, चलिए 1882 में इन्होंने अपनी इनका एक जो इंपॉर्टेंट बुक है एंथ्रोपो जियोग्राफी, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आता है कि रेटजेल ने कौन सी किताब लिखी या एंथ्रोपो जियोग्राफी किसकी किताब है, तो रेटजेल की किताब है। मानव के कार्यकलापों के अध्ययन को प्रमुखता दी और उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है।
उन्होंने ये बोला कि द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और एवरीवेयर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट विच रिमेन्स टू बी द एग्रीगेट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। बहुत सीधी सी बात बोली उन्होंने, बोला कि भाई दुनिया में आपको चारों तरफ जो इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है ये इसी प्रकृति से, या आप कह सकते हैं इसी वातावरण से मानव भूगोल जुड़ा हुआ है। और ये जो भौतिक दशाएं हैं, जो फिजिकल कंडीशन चारों तरफ दिखाई दे रही है, कहीं गर्मी, कहीं बरसात, कहीं बहुत ठंडी है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, ये जो फिजिकल कंडीशन है इन सबको जोड़ देंगे तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मिल जाएगी, क्योंकि इसी के हिसाब से मानव बिहेव करता है, उसी बिहेव का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, रेडजल ने ये सीधी सी बात कही थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रेडजेल की शिष्या अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी ईसी सैम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिस्ट है, और इनका पिक आप देख सकते हैं। अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मानव भूगोल की क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है वो जो क्रियाशील मानव है, यानी जो इंसान है, और जो अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध जो है वो उसके अध्ययन, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसका जब स्टडी करते हैं, यानी सिंपल सी बात है, जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो वातावरण है और मानव जो क्रियाशील है उसके बीच के संबंधों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कुछ और चीजें इसमें आगे ऐड होती हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, इसको कहते हैं इंटर रिलेशंस, इंटर रिलेशन, पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना देता है। वह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध का संश्लेषात्मक ज्ञान होता है। संश्लेषात्मक क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड, यानी जो नियम जो हैं भूगोल के, या जो प्रकृति के नियम हैं कि जैसे कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं ठंडी है तो कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, इन नियमों का और जो मानव है उसका जो रिएक्शन उस पर आ रहा है या उस पर जो क्रियाकलाप कर रहा है, इसके बीच के अंतर संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। प्राकृतिक भूगोल और मानव क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन माना है। ठीक है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां और उनका प्रभाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मानव भूगोल को कौन सा विज्ञान माना गया है कि एक पक्ष, इसमें मानव भूगोल में एक पक्ष माना गया है ह्यूमंस को, मानव को, और दूसरा पक्ष उसका इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसकी जो शक्तियां हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मानव पर। अब वो प्रभाव कभी इन्वायरमेंट ज्यादा डालती है ह्यूमंस पे, कभी ह्यूमंस इन्वायरमेंट पे ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको समझेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर बार बार आप इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो एक्टिंग ह्यूमन है, जो मानव है उसका, और जो प्रकृति है उसका जो आपस के संबंध है, ये मानव भूगोल से संबंधित है। भूगोल का, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है कि भैया भूगोल की विषय वस्तु क्या है, यानी या बेसिकली मानव भूगोल की बात की जा रही है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या रहेगी। तो पृथ्वी को मानव के गृह के रूप में देखकर उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अब इसको आप भूगोल से जोड़ लें, चाहे भौतिक भूगोल, चाहे मानव भूगोल से जोड़ लें। अगर भूगोल का भी आप विषय वस्तु देखें तो ये आप देखेंगे कि पृथ्वी को मानव का गृह माना गया है, यानी मदर नेचर कहा जाता है, होम ऑफ द ह्यूमंस कहा जाता है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। जो जो चीजें मानव को प्रोवाइड की जाती हैं जीवन जीने के लिए, उन सभी एलिमेंट्स का, चाहे वो आप कह सकते हैं कि सनलाइट हो, पृथ्वी हो, जल हो, किस तरह की मिट्टी है, पहाड़ हैं, ये सारे जो तत्व हैं जो लोगों को पोषित कर रहे हैं, जो ह्यूमंस को पोषित कर रहे हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन भूगोल का विषय वस्तु कहलाती है। ठीक है, अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की दो शाखाएं अस्तित्व में आई और भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ, डुअलिज्म जिसको कहते हैं। तो भूगोल का तो ये मतलब था कि भैया जो भी चीजें मानव के घर के रूप में पृथ्वी जो हमारी है उसमें जो जो तत्व उसमें शामिल है सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन बाद में एक दो चीजें आ गई कि एक मानव भूगोल अलग हो जाएगा और भौतिक भूगोल अलग हो जाएगा, और इससे भूगोल में भी डुअलिज्म या द्वैतवाद आ गया। उस आधार पर एक बहस छिड़ गई कि भूगोल को एक विषय के रूप में नियम बनाने के लिए इसको नोमोथेटिक्स और विवरणात्मक को इंडियोग्राफिक होना चाहिए। ठीक, यानी ये बोला गया जब भूगोल के आगे विषय वस्तु चलने लगी कि भैया भूगोल के कुछ अपने रूल रेगुलेशन होंगे, तो जो रूल रेगुलेशन या कायदे नियम होंगे उसको नोमोथेटिक का नाम दिया जाएगा, और जो एक्सप्लेनेशन होगा भूगोल में इसको हम किसका नाम देंगे, इंडियोग्राफिक का नाम देंगे। या विषय वस्तु में देख सकते हैं कैसे इसका इवोल्यूशन हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में। प्रकृति और मानव के बीच कोई द्वंद्व या द्वैधता नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव अविभाज्य अंग है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। बात यह भी आई कि देखिए ना तो प्रकृति अलग है ना मानव अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई मानव भी तो नेचर का ही पार्ट है, ऐसा थोड़े कि किसी ने नेचर को मना दिया और मानव अलग से आ गया, वो भी नेचर का पार्ट है और दोनों एक दूसरे पर संबंधित हैं। तो
इनको एक साथ अध्ययन करना चाहिए और इस अध्ययन से ही मानव भूगोल का इवोल्यूशन हुआ। यदि हम एक प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं तो दूसरी ओर मानव द्वारा निर्मित प्रदेश, गांव, नगरों को भी देखते हैं। ठीक, यानी अगर हम देखेंगे कि पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, तो इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लोगों ने भी क्या बना लिए, शहर बना लिए, गाड़ियां बना ली, सड़कें बना ली, यातायात के साधन बना लिए, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता तो राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। देखिए, कई जर्मनी के जो ज्योग्राफिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये जो राज्य है, जो सरकारें हैं, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये भी एक जीवित चीज है, ये भी इसका भी जन्म हुआ है और अभी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि जो सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग हैं, ये परिसंचरण की धमनियों के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि जो ये एक तरह से ये जीवित जीव है, पूरा राज्य जो है, पूरा स्टेट जो चल रहा है, जो जीवित जीव है, इसकी नसें क्या हैं, ये यातायात के साधन, ये इसकी नसें हैं, ये वायुयान, ट्रक, ये शिप्स, ये सारी चीजें इसकी नसों के रूप में काम करती हैं। यानी कुल मिला के बताने का ये प्रयास किया गया है कि एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ मानव और मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं, और इन्हीं पूरे समग्रता में अगर इन सब का हम अध्ययन करते हैं या इसका संबंध जब स्थापित करने का या जानने का प्रयास करते हैं तो ये मानव भूगोल का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, चलिए आधुनिक भूगोल के, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट और हम पार्ट आएंगे। ये तो हमने विषय वस्तु देख लिया कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। अब भूगोल की विषय वस्तु, जिसमें एक मानव और एक भौतिक, दो चीजें आ जाती हैं एग्रीगेट में। अब ये जो मानव भूगोल है, इसकी प्रकृति क्या है, यानी नेचर कैसा है, ये मानव भूगोल किस तरीके का है, क्या क्या चीजें इसके, क्या क्या रूप देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रमुख रूप से इसमें दो तीन रूल देखने के, आपको दो तीन कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। एक, अगर आप मानव भूगोल की प्रकृति समझना चाहें तो एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक, एक तो आपको यह कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। दूसरी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी प्रकृति का, या प्रकृति का कह लीजिए, मानवीकरण। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, इस पर अलग से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से इस पर इंफेसिस कर रहा हूं। और तीसरा आता है मध्यम मार्ग, जिसको कहते हैं, ठीक, मध्यम मार्ग, जिसको कहा जाता है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। अब देखिए इसका मतलब है कुल मिला के क्या, मानव का प्रकृतिकरण, जिसको निश्चयवाद कहते हैं। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब यह है कि जो इंसान है वो क्या करेगा, वो सरेंडर कर देगा, दास बन जाएगा प्रकृति का। देखिए मानव ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति क्या है, किस किस तरह की मानव भूगोल में चीजें, कंडीशन दिखाई देती है। तो पहली प्रकृति कंडीशन ये दिखाई देगी कि मानव का ही प्रकृतिकरण हो जाएगा, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी जो मानव है वो पूरी तरह सरेंडर कर देगा प्रकृति के सामने। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर केवल पर्वतीय इलाके हैं, तो अब मानव क्या करेगा, पर्वतीय इलाकों में जो चीजें उगाई जा सकती हैं उसी चीजों को उगाकर उसी अनुसार छोटे मोटे कपड़े पहन के, छुप के इग्लू जैसा मकान बना के, या नहीं वो तो बर्फीले हो गए, छुप के कोनधार मकान बना के और वहां रहेगा। यानी ह्यूमन उस प्रकृति को चैलेंज नहीं करेंगे, और जैसी स्थिति वहां की रहेगी, जो जलवायु रहेगी, जैसी मिट्टी रहेगी, वैसा वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये हो गया मानव का प्रकृतिकरण, डिटेल में थोड़ा देखेंगे। दूसरा आएगा प्रकृति का मानवीकरण, इसको बोलते हैं संभववाद। इसमें क्या कंडीशन बनेगी, इसमें कंडीशन ये बनेगी कि मानव पूरी तरीके से मालिक बनने का प्रयास करेगा या मास्टर बनने का प्रयास करेगा प्रकृति का। और मानव ये कहेगा कि अच्छा, यहां से इंग्लैंड 2000 या 2 लाख किलोमीटर जो भी कह लीजिए आप दूर है, तो जाने में 2 महीने लगेंगे पैदल, समुद्र भी आएगा, नहीं जा सकते। बोलेगा नहीं हम जाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एक वायुयान बनाएंगे, एक एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उस एयरक्राफ्ट से उड़ के हम एक दिन में पहुंचेंगे। अरे बात समझ में। कोई कहेगा कि भाई ये तो बहुत ऊंचाई है, तो बोलेगा नहीं हम केबल वायर बनाएंगे और उससे उड़ के चले जाएंगे। यानी कोई कहेगा कि भाई एक आदमी यहां से 1000 किलोमीटर दूर रहता है, बात करना संभव नहीं है, प्राकृतिक नेचुरल है, वो बोलेगा नहीं हम चैलेंज करेंगे, हम टेलीकम्युनिकेशन बनाएंगे, मोबाइल इंटरनेट बनाएंगे और उससे तुरंत यहां से बात कर लेंगे। तो जब मानव प्रकृति को क्या करता है, अपना दास बना लेता है या प्रकृति को पूरी तरह प्रभावित करके अपने हिसाब से जीता है, तो प्रकृति को ही अपने हिसाब से ढाल लेता है। आपने सुना होगा आजकल कृत्रिम बारिश कराई दी जाती है, आजकल आर्टिफिशियल रेन करा दिया जाता है, मतलब बारिश भी आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी से करा दी जाती है।
तो जब आप प्रकृति का मानवीकरण करेंगे, प्रकृति को अपने इशारे पे नचाएंगे, तो ये एक दूसरी कंडीशन बनती है, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का है। और मध्यम मार्ग जिसको नौ निश्चयवाद कहते हैं, जो टेलर का कंसेप्ट आया, उन्होंने कहा कि भैया ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, ना तो आप प्रकृति का दास बनिए, ना तो आप प्रकृति का मास्टर बनने का प्रयास करिए, आप मध्यम मार्ग निकालिए। कुल मिला के आप प्रयास ये करिए कि दोनों चीजें चल सके। हरी बात समझ में? यानी थोड़ा बहुत आप प्रकृति में वो चेंजेस करिए जो प्रकृति का संतुलन न बिगाड़े, और इसके अलावा ऐसा भी ना हो कि आप पूरी तरह सरेंडर हो जाएं, और मध्य का मार्ग निकाल के अपना काम चलाते हुए चलिए। और आजकल बहुत तेजी से चल रहा है सतत विकास, धारणीय विकास वाला कंसेप्ट। बीच में बहुत दिनों तक ये प्रकृति का मानवीकरण चला है, जब धुआंधार इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाई गई, प्रकृति का ध्यान नहीं दिया गया और मानव ने अपने विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बना ली। और अब जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की कंडीशंस पैदा हो रही हैं, आर्थिक असमानताएं देखने के लिए मिल रही हैं, स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ हो रही है, जीवन स्तर में नीचापन आ गया है, तब प्रयास ये किया जा रहा है कि अब सतत विकास जैसी चीजों को अपनाया जाए। तो जब आप मानव भूगोल पढ़ेंगे तो तीन कंडीशन, तीन प्रकृति, उसके तीन नेचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो क्या है, जो महत्वपूर्ण मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में आपको पढ़ने हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में आपको पढ़ने हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब आधुनिक भूगोल के अध्ययन में वर्णनात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं वरन व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, वो जनरली अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर चीज का वर्णन कर देगी कि भाई यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर जो नदियां हैं, झील हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो संबंधों की व्याख्या है, जो आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो अब आधुनिक भूगोल में या मानव भूगोल से संबंधित चीजों में दिखाई पड़ता है। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक जनित वातावरण और मानव के निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव द्वारा की गई अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में किया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट आपके सामने दिखाई देता है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट आपके सामने दिखाई पड़ता है। एक आपको दिखाई पड़ता है जो मानव ने खुद सामाजिक और एक तरह से सांस्कृतिक पर्यावरण बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप नवरात्रि के दिनों में देखते होंगे कि खूब मेले लगते हैं, लोग गरबा करते हैं और खूब बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। ये क्या है? ये नॉर्मल दिखाई देता है आपको, लेकिन वो उस समय में वैसा पर्यावरण क्रिएट कर दिया जाता है मानव के द्वारा। उनकी संस्कृति है, उनका त्यौहार है, वो उसको क्रिएट करेंगे। इसी तरह अगर आप सामाजिक बात करें तो शादी विवाह होना, मिलना जुलना, ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसके अपने रूल हैं कि हमको ऐसे पेश आना चाहिए, हमको ऐसे बैठना चाहिए, देश का संविधान है, ये नियम है, ये कानून है। तो ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है और एक प्राकृतिक पर्यावरण है, तो मानव जो इसमें अन्योन्य क्रिया करता है, इसके ये जो अध्ययन है या ये जो पूरा संबंध बताने का काम है, मानव भूगोल करती है। क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त तत्व जैसे भू आकृति, मृदाएं यानी मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल आदि पर मानव ने सांस्कृतिक वातावरण जैसे गृह, सड़क, रेल, बांध, उद्योग, पतन आदि का निर्माण अपने क्रियाकलापों द्वारा किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये प्राकृतिक वातावरण है, इसमें अब जहाज चलने लगेगा तो ये क्या होगा? इस प्राकृतिक वातावरण में मानव का अपना एक जो कह सकते हैं इन्वायरमेंट या अपना सांस्कृतिक या अपना वातावरण या पर्यावरण जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें मानव जब अपनी चीजों को उसमें ऐड करता है तो फिर वो मानव भूगोल का पार्ट बन जाती है। यही कारण है कि मानव एवं वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण और विकास होता है। ठीक है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है ये मानव की क्रिया और प्रतिक्रिया का नतीजा होता है। सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करने पर मानव और प्राकृतिक वातावरण का संबंध स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो ह्यूमंस ने अपने सांस्कृतिक जो रिचुअल्स, जो नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके बना लिए हैं, अगर उसका व्याख्या करें तो आप देख लेंगे कि जो वहां की भौगोलिक स्थिति है वो उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। इसी तरह आर्थिक रूप में भी शामिल होती है। जहां की जैसी अर्थव्यवस्था होती, जैसा भूगोल होता है वैसी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर एक विशेष तरह के फल पाए जाते हैं, तो उन फलों की ज्यादा से ज्यादा आप सेल या उसका ही मार्केट या मंडी आप देखेंगे और वहां की अर्थव्यवस्था उसी पर आश्रित हो जाएगी। मान लीजिए चावल उगाने वाले जो प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, थोड़ा पंजाब, तो आप देखेंगे कि वहां की कृषि की अर्थव्यवस्था चावलों पर निर्भर हो जाएगी। नागपुर चले जाइए तो संतरों की हो जाएगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर चले जाइए तो अखरोट, इसके अलावा केसर और अमरूद, केसर और सेब जैसे जो फल हैं वो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी बन जाते हैं। तो जो ये सांस्कृतिक तत्व हैं या आर्थिक तत्व हैं, ये आप जब उसकी चर्चा व्याख्या करेंगे तो वहां की भूगोल के साथ उनका स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक जो वातावरण है इनकी दशाएं परिवर्तनशील, ये भी ठीक बात है। प्रकृति भी चेंज होती रहती है और मानव की क्रियाएं भी चेंज होती रहती हैं। जैसे आपने भारत में क्या है, भारत में जो पूरा कृषि पद्धति है, रबी, खरीफ और जैद 3 फसलों का सीजन चलता है।
जैसे ही ठंडा वाला सीजन आता है जनवरी के आसपास, तो रबी की फसलें चलनी शुरू होती है, गेहूं जैसी फसल। जब थोड़ा सा बीच में अभी मई जून का जब समय आएगा, तो गर्मी जब बढ़ेगी उस समय जायद की फसलें जैसे खरबूज, तरबूज, वाटर में खीरे, ये सारी चीजें आप देखेंगे। आगे जब थोड़ा सा और बरसात की तरफ बढ़ेंगे और गर्मी बरसात के बीच का ही समय आएगा, अगस्त सितंबर, तो आप ये देखेंगे कि उस समय खरीफ की फसलें, चावल जैसी फसलों का उत्पादन होने लगेगा। तो जैसे जैसे जो प्रकृति परिवर्तनशील होती है, वैसे वैसे मानव की क्रियाएं भी परिवर्तनशील होती हैं। आप देखिए कि फसलों के कटने के समय बहुत सारे त्योहार रखे जाते हैं, वैसाखी जैसा त्योहार, बहुत सारे त्योहार हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मानव की क्रियाएं और प्रकृति की क्रियाएं और एक दूसरे की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये मानव भूगोल को जन्म देती हैं और इनका संबंध भी बदलता रहता है, जाहिर सी बात है। तो मानव और प्राकृतिक वातावरण के इस पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल की प्रकृति है, या मानव भूगोल का नेचर कहा जाता है। तो दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं, एक मानव, दूसरा जो प्रकृति, तीसरा इनके बीच का संबंध, और चौथा ये संबंध परिवर्तनशील है। ठीक, तो मानव क्या है, वो भी अब उसके क्रियाकलाप परिवर्तनशील है, जो प्रकृति है उसके भी क्रियाकलाप परिवर्तनशील है, और आपसी संबंध जो है वो भी परिवर्तनशील है, और इसी का अध्ययन मानव भूगोल है, और यही मानव की भूगोल की प्रकृति है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यही है, जो समय समय में बदलती रहती है। अब इसके कुछ और पार्ट हैं, इसको जरूर देख लेंगे। अब इस इंपॉर्टेंट प्रकृति में, इस इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मानव का प्राकृतिकरण, एक निश्चयवादी संकल्पना, एक पॉजिटिव कंसेप्ट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसका भी मैंने थोड़ा सा व्याख्या आपको संक्षेप में दिया भी था कि जब मनुष्य क्या करता है, एक दासता स्वीकार कर लेता है प्रकृति के सामने कि हम प्राकृतिक नियम कानून और परिवेश के अनुसार ही जीवन जिएंगे। तो प्रकृति वातावरण किन अंशों तक मानव और उसके कार्यों को प्रभावित करती है, इस प्रश्न पर भूगोलविदों ने अलग अलग बात है, यानी इसकी चर्चा होती है कि भाई जो प्रकृति के जो कंडीशंस हैं, जो प्रकृति के हालात हैं, वो मानव को किस हद तक प्रभावित करते हैं। क्या मानव पूरी तरह उनके दास बन जाता है, इस पर बहुत चर्चा हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भौतिक वातावरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव के सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो लोगों का यह मानना है कि भैया चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन रहेगी, जो प्रकृति का एक तरह से आप कह सकते हैं जो प्रकृति का अपना प्रभाव रहेगा, वो हर तरीके से मानव को प्रभावित करेगी, वो हर तरीके से मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे। दूसरे शब्दों में मानव जीवन का विकास उसके भौतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये खास करके मानव के प्राकृतिकरण वाले कंसेप्ट में चल रहा है कि मानव जीवन का जो विकास है उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट रहेगा, जो भौतिक वातावरण रहेगा, उस पर निश्चय करता है। वो कहाँ रह रहा है, वो किस तरह की जमीन पर रह रहा है, वहां का जलवायु कैसा है, वहां पानी की व्यवस्था क्या है, वहां खनिज किस प्रकार मिल रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से क्या होगा, मनुष्य का पूरा भौतिक विकास, पूरा उसका अपना आगे की क्रिया संपन्न की जाएगी। इसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक यानी पैसिव एजेंट माना गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मानव कुछ नहीं कर पाएगा प्रकृति के आगे। प्रकृति जिस तरह से विवश करेगी मानव वैसा ही बिहेव करेगा। मानव इसमें कोई क्रियाशील नहीं है, वो पैसिव, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। वो केवल क्या कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है, वो फ्रेम नहीं कर रहा है रूल्स को। जो प्रकृति की तरफ से आ रहा है संदेश कि भैया आप ये गर्मी का सीजन है या ये गर्मी का प्रदेश है, आपको यहाँ ऐसे इसी फसलों के साथ रहना है, वो रहेंगे, इसी वेशभूषा के साथ रहना रहेंगे। तो मानव को निष्क्रिय कारक, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव को निष्क्रिय कारक किस कंसेप्ट में माना जाता है, तो निश्चयवाद में माना जाता है। ठीक है, जिस पर जब प्रकृति का जब मानव का प्रकृतिकरण होता है, अच्छा उसको क्या माना है, निष्क्रिय कारक माना है, जिस पर भौतिक वातावरण के कारक प्रभाव डालते हैं और उसके जीवन यापन के ढंग, अभिवृत्तियां और निर्णय शक्ति को प्रभावित करते हैं। यानी मानव जो भी डिसीजंस लेगा, जिस ढंग से जिएगा, जो जो तौर तरीके अपनाएगा, वो सारी चीजें किससे प्रभावित होंगी, वो सारी चीजें प्रभावित होंगी किससे, प्रकृति से। आ रही है? यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास बन के रहता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह स्टेटमेंट कई बार पूछ दिया जाता है कि किस कंडीशन में मनुष्य प्रकृति के दास जैसा बिहेव करता है। तो निश्चयवाद के कंसेप्ट में, ठीक है, जिसको पॉजिटिव कंसेप्ट भी कहा जाता है, या जिसका क्या नाम दिया गया है, मानव का प्राकृतिकरण एक निश्चयवादी संकल्पना। इसको नियतिवाद भी कहते हैं कि जैसी नियति हो गई, जैसा भूगोल आपको मिल गया, जैसा भौतिक पर्यावरण मिल गया, उसी हिसाब से आपको जीवन यापन करना है। ठीक है, ठीक, एक ये कंसेप्ट। अब एक बात और जरूर आप ध्यान रखेंगे
कि ये कंडीशन जो थी, मतलब कि मानव का प्राकृतिकरण, ये विशेष रूप से प्रिमिटिव समय की बात की जाती है, जब मानव जो क्या था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रहित था, तकनीकों की कमी थी, बहुत ज़्यादा तकनीक नहीं थे। तब उन तकनीकों से कमी वाले कंडीशन में या तकनीकों से पहले वाले कंडीशन में इस तरह की सिचुएशन देखी जाती थी कि मनुष्य जो है पूरी तरह से सरेंडर हो जाता था प्रकृति के सामने। लेकिन जैसे जैसे फिर तकनीक बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उस तकनीक ने फिर क्या प्रभाव डाला? उस तकनीक ने फिर प्रकृति का मानवीकरण करना शुरू किया, यानी प्रकृति पे सीधे सीधे तकनीक हावी होने लगी और लोगों ने भौगोलिक स्थितियों के विपरीत जाकर भी जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अब आप कितने भी गर्म जगह पे रह रहे हो, आप गर्म जगह पे रहने के बावजूद भी एयर कंडीशन लगा के बिल्कुल ठंडे जैसा महसूस कर सकते हैं। आप देखिए कि जो फसलें या जो पौधे या फल आप किसी एरिया में नहीं उगा सकते, एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल कमरा बनाकर वैसा टेम्परेचर, वैसी मिट्टी लगाकर आप क्या कर सकते हैं, आप पौधों को उगाना आपने शुरू कर दिया है, ग्रीन हाउस रूम्स बनाए जाने लगे हैं। तो ये कुल मिला के प्रकृति का मानवीकरण का एक संभववादी संकल्पना है, पॉसिबिलिज्म है कि ऐसा किया जा सकता है। मानव ने अपने भौतिक वातावरण के साथ प्रौद्योगिकी, यानी जिसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न तकनीकों की सहायता से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का विकास कर लिया। अभी मैंने चर्चा किया कि उसने क्या किया, उसने कई तरह के टेक्निकल बदलाव किए, तकनीक का इस्तेमाल करके जिस जगहों पर, अब आप देखिए आज क्या है, आज की दुनिया भूमंडलीकरण वाली है, पूरा ग्लोबलाइजेशन, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि आप तकनीक का इस्तेमाल करके, मतलब अफ्रीका को भारत में उतार सकते हैं, भारत को अफ्रीका में उतार सकते हैं, मतलब जमीन को नहीं ले जा सकते। जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो अर्थतंत्र है, इकोनॉमिक्स है, पूरा पूरा इंटरचेंजेबल है ना। जिस तरह की इंडस्ट्रीज वहां है, यहां लगाई जा सकती हैं, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को यहां लाया जा सकता है, यहां की कंपनी दूसरे देशों में चलाई जा सकती है। तो तकनीक का इस्तेमाल करके जो भौगोलिक बाधाएं थी, एक जगह से दूसरे जगह जाने में अगर कभी 25 दिन 30 दिन शिप से लग सकता था, तो हो सकता है कि वो आप 2 दिन या 1 दिन में पहुंच जाए, हवाई जहाज से 20 घंटे में पहुंच जाए। तो जो भौगोलिक बाधाएं थी, जो फिजिकल या जिसको कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस लग जाती थी पहले, या जो लिमिटेशंस हो जाती थी, उन लिमिटेशंस को तोड़कर मानव ने क्या किया, प्रकृति को ही एक तरह से अपने अंडर करने का प्रयास किया। प्रकृति को अपने जो प्राकृतिक नियम कानून थे उससे परे जाकर तकनीकी विकास करके उसमें आगे बढ़ने का प्रयास किया और सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का विकास कर लिया। उसने पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाओं को जन्म दिया, इसीलिए इसका नाम पॉसिबिलिज्म, एक पॉसिबल वाला कंसेप्ट कि आई हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, करना शुरू कर दिया। इसी जमीन से निकलने वाले लौह अयस्क, कोयला, इन सबको मिला के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, हवाई जहाज बन गए और लोग उड़ने लगे। इसी जमीन से मिलने वाले जो संसाधन है, रिसोर्सेज, इनका इस्तेमाल करके क्या कर नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें बनने लगी। सिलिकॉन का इस्तेमाल करके सिलिकॉन वैली जैसी चीजें खड़ी हो गई, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा माध्यम आप देख रहे हैं, ये इसी प्रकृति से निकली हुई संसाधनों का इस्तेमाल करके एक नए संभावनाएं जन्म दी और मानव ने सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना की। यानी क्या कर लिया, एक कल्चर को विकसित किया। अब वो कल्चर समय समय पर बदलता रहता है, कभी वो वेस्टर्नाइजेशन की बात है, कभी जो है अलग अलग देशों का कल्चर दूसरी जगह जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आजकल यूज होता है संस्कृताइजेशन, ठीक है, उसको देखेंगे डिटेल में भी कभी। तो कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक प्रभाव भौगोलिक प्रभाव से ऊपर चले गए। जो अर्थव्यवस्था और समाज है, इसका जो आप कह सकते हैं कि पहले भूगोल का पूरा असर रहता था कि जिस तरह की भौगोलिक स्थिति पहले रहेगी, वहां का समाज, वहां की संस्कृति, वहां का अर्थव्यवस्था उसी तरह रहेगा। इसको मिथ्या साबित कर दिया मानव ने, और इसीलिए इस कंसेप्ट को प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। यानी प्रकृति की चीजें कही गई, जिस जगह बड़े बड़े पर्वतों पर जहां पर कभी उस तरह के मकान बनाए नहीं जा सकते थे, उस तरह के पुल नहीं बनाए जा सकते थे, नए नए तकनीक का विकास करके पुलों को, सुरंगों को बना के, और जो माने भौगोलिक रूप से जो लगता था कि ये रास्ता बंद है, उस रास्ते को भी मानव ने खोलना शुरू कर दिया। और यही सारा जो सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, यही प्रकृति का मानवीकरण है, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक नेचर है जिसको संभववादी संकल्पना कहते हैं। तो एक निश्चयवादी संकल्पना हमने देखी, जहां जो खास करके उस जमाने की बातचीत है जब तकनीक विकसित बहुत नहीं था, और एक संभववादी संकल्पना जो प्रकृति का मानवीकरण हुआ। अब देखिए, एक कंसेप्ट ये भी समझना आपको पड़ेगा कि प्रकृति के मानवीकरण का अपने नुकसान भी दिखाई देते हैं और दिखाई दिए। जब तेजी से औद्योगिक क्रांति दुनिया में हुई, खूब इंडस्ट्रीज लगाई गई, जो प्राप्त संसाधन थे उनका खूब दोहन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति में उसका नकारात्मक प्रभाव तो दिखना ही दिखना था।
और इसलिए जब नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे, जब बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग या जिसको कह सकते हैं कि ताप बढ़ने लगा, तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगा, इसके अलावा जो प्रदूषण है वो बढ़ने लगा, बीमारियां होने लगी, तो लोगों ने फिर क्या करना शुरू किया, सतत विकास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और आगे उस पर एक कंसेप्ट भी देखेंगे उससे मिलता जुलता। तो प्रकृति का मानवीकरण क्या है? जब आप प्रकृति को अपने अंडर लेना चाहें, तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नई नई संभावनाओं को विकसित करेंगे, तो इसको प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इसमें कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो। तो देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को किस तरह से तकनीकों से घेर कर नई नई संस्कृति का निर्माण किया गया है। उच्च भूभागों पर भी स्वास्थ्य विश्रामालय, विशाल नगर, फलोद्यान, दुर्गम पहाड़ी भागों पर चरागाह, समुद्र तट पर पतन यानी कि जो जिसको आप पोर्ट बोलते हैं, नदियों पर बांध, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह, ऐसे कार्य हैं जिनको मानव ने अपनी विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से जन्म दिया है। अब भाई भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें तो यहां से चांद पे कैसे आप चले जाएंगे? सोच क्या संभव लगता है, और पहले के मानव को लगता भी होगा। लेकिन मानव ने क्या किया, नई नई तकनीक का विकास करके अपने आप को वहां पर पहुंचाया। ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण है कि प्रकृति आपके हिसाब से चल रही है कि ठीक है तुम दूर हो लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। नदियां हैं, अब दिख रहा है कि भाई नदी यहां से यहां बहेगी, लेकिन मानव ने क्या किया, बांध बना दिया, डैम बना दिया, पानी मोड़ दिया। तो ये जो नेचर को चैलेंज करने वाली बात है, आप चैलेंज नहीं कह सकते, आवश्यकता के अनुसार आप कह लीजिए कि उसको अपने अनुसार ढालकर नई संस्कृति का जन्म दे दिया। ये क्या है? ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, और इसलिए इसको एक संभावनाओं को जन्म देने की बात है। विद्वानों ने इसे संभववाद को जन्म दिया कि हाँ ये हो सकता है। संभववादी दर्शन के मूल से स्पष्ट है कि प्रकृति मानव के सन्मुख अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिनमें वह किसी का भी चुनाव करके उसका उपभोग कर सकता है। पॉजिटिव बात की जा रही है, पॉजिटिव कंसेप्ट की बात है। इस कंसेप्ट में कहता है कि भाई प्रकृति जो है आपको एक संभावना दे रही है। ठीक है, ये नदी है, अब तुम्हारे ऊपर है, ये नदी कई नगरों से होकर गुजर रही है, अब तुमको व्यापार बढ़ाना है तो एक संभावना है कि तुम इसमें क्या करो, एक नाव चलाकर यहां से वहां तक सामानों का ट्रांसपोर्टेशन कर लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। जैसे दुनिया के जितने औद्योगिक बड़े देश हैं, जैसे हमने जब द्वितीय क्रियाओं में भी देखा इस चीज को कि जो अमेरिका में बड़े झीलों का जो एरिया है, जिसमें मिशिगन, एरी, सुपीरियर जैसे झील है, वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड है। उसका एक रीजन ये है कि ये झील वहां पर पर्यटन को, जलीय पर्यटन के लिए आसान है। रूर का क्षेत्र जर्मनी में देख लीजिए, रूर नदी जो है वो वहां आराम से शिप उसमें चल जाती है, इसलिए इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। तो उसको देखकर भारत ने भी नेशनल वाटरवे 1 यानी जलमार्ग 1 हल्दिया से प्रयागराज विकसित करने का घोषणा किया। यानी संभावनाएं नेचर दिखा रहा है कि ये संभावना है, बड़े अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब आपके पास संभावना है कि आप टूरिज्म उसमें उस पहाड़ों पर विकसित करें, तो मानो क्या करेगा, जहां जिन पहाड़ों पर होटल नहीं भी बन सकते हैं वहां पर बना के और विकसित करने का प्रयास करेगा। कभी कभी इसके निगेटिव परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपको केदारनाथ त्रासदी याद होगा कि कैसे वहां बाढ़ आई और सारे होटल ऐसे बह के दह के चले गए। तो ये बेसिकली क्या है, एक संभावना है, और उस संभावना पर मनुष्य काम करता है, और उसके लिए जो प्रकृति है उसमें अपने प्रौद्योगिकों को, अपने तकनीक को उसमें उपयोग करने का प्रयास करता है। ठीक है, आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी। पृथ्वी उसे किसी विशेष मार्ग को चुनने का निर्देश नहीं देती है। शीत प्रधान देशों में तापमान को नियंत्रित करके नई नई सब्जियां उगाई जा रही हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत ठंडे टेम्परेट क्लाइमेट है जहां पर कोई सब्जी नहीं उग सकती, लेकिन एक ऐसा आर्टिफिशियल कमरा बना दिया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस को उसमें स्टोर कर लिया जाएगा, गर्मी पैदा करके, और वहां भी सब्जियां उगाई जा रही हैं। हाइड्रोपोनिक्स जैसे जो बिना जमीन का इस्तेमाल किए, बिना जल का इस्तेमाल किए भी सब्जियां उगाई जा रही हैं, हवा में उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब जो तकनीक है, इसने क्या किया, नेचर को आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नेचर हो जाए। भाई निश्चित रूप से पहले क्या होना चाहिए, जमीन हो, उसमें गाड़ के और पौधा उगना चाहिए, नियम ये है। आपने सोचा नहीं, जमीन का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, जमीन नहीं है, पत्थर वाली जमीन है, तो क्या करें, हवा में उगाते हैं। तो आपने खुद गमले ऐसे टांगने शुरू किए, मिट्टी वहां से इंपोर्ट करके ले आए, उसमें जरूरी खाद डाला, एक घर जैसा बना दिया जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का टेम्परेचर रहेगा, और उगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सॉरी ह्यूमनाइजेशन है। ठीक, आज आप सुबह का नाश्ता यदि लंदन में करते हैं तो शाम का खाना दिल्ली में, ये एग्जांपल है, समझ सकते हैं कैसे, यातायात के साधन से, ट्रेन से, या आप हवाई जहाज से कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के तकनीक का, यानी यहां क्या हो जाएगा, प्रकृति को अपना नियंत्रित कर लेना। ह्यूमन बिकम द मास्टर ऑफ द व्हाट, इन्वायरमेंट या जियोग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें नजर आता है। ठीक, अब जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, एक प्रकृति का मानवीकरण, एक मानव का प्रकृतिकरण, ये दोनों एक एक्सट्रीम बात है। दोनों एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब बहुत ये रेडिकल दिखाई देता है कि या तो मानव बिल्कुल पुराने जमाने में रहेगा दास बन के, या मानव पूरी तरह उसको हावी हो जा रहा है प्रकृति पे। तो इससे दोनों में एक
परेशानी या दोनों का एक नुकसान दिखाई दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मानव की जरूरतें बढ़ी, तो जरूरत था कि प्रौद्योगिकी आए। अब जब प्रौद्योगिकी आई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमनाइजेशन हुआ, तो इतना ज्यादा होने लगा कि प्रकृति का शोषण होने लगा। तो टेलर जैसे महान लोगों ने, ग्रिफिथ टेलर जिनका बहुत नाम आता है इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या किया, निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, निश्चयवाद को डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इन्होंने क्या किया, निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने एक मध्यम मार्ग की बात की। मध्यम मार्ग जैसे बुद्ध किया करते थे। ठीक है, मध्यम मार्ग का मतलब ये होगा कि आप किसी भी पोल में एक्सट्रीम मत बनिए। आप न तो पूरी तरह प्रकृति के दास बन जाइए, न पूरी तरह प्रकृति पर तकनीक लगा के हावी हो जाइए। आप उतना ही बदलाव करिए जिससे आपका सतत विकास चलता रहे, जिससे आपका काम चलता रहे और प्रकृति का अपना स्वरूप बना रहे। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ, बहुत महत्वपूर्ण, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, रुको और जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जब आप सड़कों पे चलते हैं तो ट्रैफिक लाइन आती है, रेड सिग्नल, ब्लू रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, है ना, ग्रीन सिग्नल, ये 2-3 सिग्नल्स आप देखते हैं। और आप क्या करते हैं, आप एक रेस में गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक अलग धुन में है, अचानक ट्रैफिक सिग्नल आता है तो आपको कहा जाता है भैया थोड़ा धीरे चलिए, रुक जाइए, अगल बगल देख लीजिए, और लोगों को भी पास हो जाने दीजिए, सबका काम चल जाए, उस हिसाब से चलिए। यही कंसेप्ट ये भी बताते हैं कि आप जिस रेस से आगे बढ़ रहे हैं कि हमको एकदम विकास कर लेना है, हमको सब चीजें डेवलप कर लेनी है, हमको कोई चीज छोड़नी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, रिसोर्सेस को देख लीजिए, फिर आगे जाइए। इससे आप क्या करेंगे, प्रकृति का उतना ही दोहन करेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। यह पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। किसको? मिडिल पाथ, मध्य मार्ग को क्या करता है, परिलक्षित करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक, इस संकल्पना में न तो मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग मानव को क्या किया जाता है, न तो प्रकृति का दास माना जाता है और न ही उसका स्वामी माना जाता है। यद्यपि एक मानव जो है वो एक सीमा तक वातावरण में कुछ परिवर्तन कर सकता है, किंतु उसके प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या बताया गया है कि मानव एक लिमिट तक, एक जरूरत तक क्या करे, इन्वायरमेंट में चेंज करे, हालांकि उसको उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। लिमिट से ज्यादा अब पर्यावरण को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश न करे। यह ग्रिफिथ टेलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो देखने के लिए मिलता है। उन्होंने मानवीय छांट के विचार को पूरी तरह स्वीकार किया और उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद भी उसको कहा। ठीक, यदि आप बड़े नगरों में चौराहों पर हो तो देखेंगे कि चौराहे पर लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती जैसे संकेत टेलर के नौ निश्चयवाद के प्रतीक हैं। ये जो नौ निश्चयवाद टेलर ने दिया, जो ट्रैफिक सिग्नल्स आप देखते हैं, वो इसी का इंडेक्स, इसी को इंगित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसमें न तो आवश्यकता की स्थिति है और न नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। बिल्कुल ठीक बात। न तो इसमें जो है आप बहुत निश्चयवाद में, यानी कि हमको बहुत हम जरूरत के हिसाब से पड़े हुए हैं, कोई हमारा कोई भूगोल में हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल जाकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और आप बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं, ऐसा भी नहीं है। मध्यम मार्ग की बात नौ निश्चयवाद करता है। किसका कंसेप्ट है? टेलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो निश्चयवाद जब मानव क्या करेगा, बिल्कुल तकनीक से दूर है, प्रकृति के अनुसार रह रहा है। उसके अलावा संभववाद, जब मानव क्या कर रहा है, पूरी तरह स्वतंत्र हो गया, स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है पूरे एनवायरमेंट का। और नौ निश्चयवाद, जब मानव क्या प्रयास कर रहा है कि न तो वो बहुत ज्यादा निश्चयवाद की तरफ जाए, ना बहुत ज्यादा संभववाद की तरफ जाए। इसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये कहता है कि ठीक है, आप प्रकृति पर हावी होइए, आप प्रकृति पर अपने हिसाब की चीजें करिए, लेकिन प्रकृति के नियम को पालन करिए। ऐसा नहीं कि आप प्रकृति के रिसोर्सेस को पूरी तरह से दोहित करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रकृति के रिसोर्सेस को इतना ज्यादा तबाह कर देंगे कि आगे उसमें आप सर्वाइव न कर सकें। तो जो प्रकृति के रूल्स हैं, जैसे अगर प्रकृति ने कहा है कि ठंडा प्रदेश है, यहाँ इस तरह के फल होंगे, तो आप उसी को टेक्नोलॉजी विकसित करिए, उसको और बढ़ाइए। लेकिन ये नहीं कि ठंडे को गर्मी बना दीजिए और गर्मी को ठंडा बना दीजिए, ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य है कि हम पर्यावरण की सीमा को हानि पहुंचाए बिना संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। और आज के जमाने में जो सतत विकास का प्रयास है, ठीक है, या जिसको धारणीय विकास भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है,
ये 1980-90 से 70 के दशक के बाद ज्यादा प्रचलित हुआ, जब बहुत दुनिया में तेजी से औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास होने की होड़ मची और दुनिया में बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन होने लगा और आज भी चल रहा है। तब इस तरह की चीजें विकास में आई और उस पर कई तरह के फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कई तरह के इन्वायरमेंट के मीटिंग्स, रियो समिट, अर्थ समिट, सारी चीजें देखने के लिए मिली। तो ये जो नौ निश्चयवाद है, ये इसी का कंसेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। रुको और जाओ, ये लाइन ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब यहां तक हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी, जिसमें क्या देखा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति तीन तरह की देखी, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। अब ये समझते हैं कि जो मानव, क्योंकि देखिए हम मानव भूगोल के इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, जो पहला चैप्टर है ये एक इंट्रोडक्शन है कि आप समझ लीजिए कि मानव भूगोल में किस किस तरह की चीजें आगे बढ़ी। अब एक महत्वपूर्ण समय आता है कि समय के अनुसार मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। जैसे पहले भौतिक भूगोल अपने हिसाब से चल रहा था, कब संभावना महसूस की गई, कब कंडीशंस बनने लगी कि मानव भूगोल का विकास होना शुरू हुआ। तो मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास 18वीं शताब्दी के शुरू में हुआ था, परंतु मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ही समझा जाने लगा था। यह महत्वपूर्ण बात है, बहुत समझ लीजिए। जब अभी हमारे यहां टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ये चीजें नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले भी इंपॉर्टेंस क्या है प्रकृति का और प्रकृति का क्या प्रभाव मानव पर पड़ेगा, इसकी चर्चा बहुत पुराने समय से हो रही है। अगर आप वेदों पुराणों में भी चले जाएं तो भी आप देखेंगे कि उसमें प्रकृति का बहुत गुणगान किया गया है। प्रकृति को मदर नेचर के तौर पर दिखाया गया है। प्रकृति में जितने वायु, सूर्य, जल, सबके देवता बताए गए हैं, सबको पूजने की बात की गई है। यानी बहुत पहले से जो प्रकृति और मानव का संबंध है, इसको परिभाषित करने का, इस पर चर्चा करने की बात चलती रही है। मानव सभ्यता के आरंभिक दिनों में यूनान, मिस्र, भारत और चीन के लोग मानव पर प्राकृतिक शक्तियों को, प्रभाव को मानने लगे थे। शुरू से ही लोगों को लगता था कि जो, और ऋग्वेद वगैरह में तो खास करके जो ये प्रकृति के सारे जो तक है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो जैसे वर्षा के स्वामी इंद्र बहुत प्रमुख देवता माना गया है। ऐसे अलग अलग सभ्यताएं जो हैं, उन सभ्यताओं में प्रकृति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और उनके प्रभाव को एक्सेप्ट किया गया है। सूर्य, वायु, अग्नि, जल, इंद्र आदि को देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। 6वीं शताब्दी में थेल्स और एंजिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अरस्तु, ठीक है, अरस्तु ने क्या महत्वपूर्ण बातें की हैं, अरिस्टोटल जिसको कहा जाता है। तो अरस्तु ने अपनी राजनीति शास्त्र की पुस्तक में यूरोप और एशिया के लोगों की तुलना करते समय बताया कि ठंडे देशों के लोग बहादुर परंतु विचारों में कमजोर होते हैं, जबकि एशिया के लोग वीर होते हैं। देखिए, ये अरस्तु की फोटो आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप मानव भूगोल से जोड़िए। उनका कहना सिर्फ ये है, उन सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति और मानव का क्या संबंध है। वो कह रहे हैं ठंडे देशों के लोग क्या होते हैं, वो ठंडे देशों के लोग जो होते हैं वो बहादुर लेकिन विचारों में कमजोर होते हैं, और एशिया के लोग वीर होते हैं। यानी उनका यह मानना है कि जो जलवायु है वो मानव के विचार, रहन सहन, प्रतिक्रिया के ऊपर, प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रही है। हेरोडोटस ने क्या बताया कि मानव इतिहास में मानवीय भूगोल के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला और घुमक्कर जाति कहते थे पेस्ट्रोलिस्ट को, जो एक जगह निवास नहीं करते हो, भेड़ बकरी को चरवाहे के लिए कई जगह जाते रहते हैं। घुमक्कर जाति तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को प्रधान माना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए जो घुमक्कर जाति के लोग हैं वो पहाड़ों पे अक्सर देखे जाते थे। वो एक झूम खेती होती है, स्लैश एंड बर्न, वो जमीन, वो क्या करते थे, जंगलों को काट के वहां पर कुछ दिन खेती करते थे, फिर कहीं और करते थे। और जो स्थायी कृषि वाले मैदानी लोग थे वो एक जगह रहते थे और एक तरह की खेती करते थे। तो ये क्या है, ये कृषि के कार्यकलाप या जीवन के रहन सहन पे जो भूगोल का प्रभाव पड़ रहा है उसको दर्शाता है। ठीक, इससे प्रमाणित होता है कि पर्यावरण से अनुकूलन तथा इसमें समायोजन की प्रक्रिया और उसमें परिवर्तन प्रारंभ से ही लागू था। यानी शुरू से ही पर्यावरण और मानव के क्रियाकलापों का जो संबंध है, उसके जो एक दूसरे पर निर्भरता है और उस पर होने वाले जो प्रभाव हैं, इसकी बात शुरू से की जाती थी। क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल किस तरह विकसित हुआ। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत पुराने समय से ये चीजें चल रही हैं, और समय समय से जो उसका उपागम है ये चेंज होता रहता है। यानी इसमें जो अध्ययन करने के तरीके हैं, जो उसका कॉज है, वो बदलता रहता है। ठीक है, पहले समाज में अन्योन्य क्रिया कम थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे तकनीक बढ़ती गई और तकनीकों के साथ मानव भूगोल का ये कंसेप्ट चलता गया और ये बढ़ता चला गया। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण के प्रयास हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न देशों और वहां के लोगों
हाँ, विभिन्न देशों और वहां के लोगों के विषय में ज्ञान प्राप्त होने लगा और यहां तक कि वे लोग प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच गए। अब देखिए, जितना दुनिया में आवागमन बढ़ा, जितना एक, अब देखिए अगर आप इतिहास को देखें, 15वीं शताब्दी को देखने का प्रयास करें, तो कई देशों में एक दूसरे पर आक्रमण करना, राजाओं का आना जाना, भारत में जैसे मुगल वंश उस समय चल रहा था और सल्तनत का बदलते रहना, पूरी दुनिया में इस तरह की चीज चल रही थी। अच्छा, 15वीं शताब्दी अभी खत्म हो ही रही थी, खत्म होते होते फिर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी जब आई, तब तक पूरा क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो अंग्रेज थे और जो यूरोपियंस थे वो अपना उपनिवेश बनाने लगे, कॉलोनीज बनाने लगे, आक्रमण करने लगे अलग अलग देशों पर। तो इससे भी आवागमन हुआ, सांस्कृतिक रूप से बदलाव हुए और लोगों ने अपने जीवन जीने के तरीके बदले। तो इस टाइम से मानव भूगोल भी चलने लगा, चेंज होने लगा। जैसे कोलंबस, वास्को डिगामा, जैसे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दुनिया के अलग अलग सी रूट्स या जिसको कह सकते हैं कि समुद्री जो यात्राएं हैं वो करनी प्रारंभ की। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डिगामा ने 1498 इंडिया का खोज किया, यानी समुद्री रास्ते का खोज किया। तो जब ये खोज किया और एक दूसरे के आने जाने लगे, तो रहन सहन, व्यापार, कृषि, सब चीज धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। वो अपने इतिहास में भी जरूर देखा होगा कि कैसे जब यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया तो कैसे वहां का कृषि, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, भारत में जबरदस्ती कॉटन का उत्पादन बढ़ा के रॉ मटेरियल भेजा जाने लगा इंग्लैंड। नील की खेती, इंडिगो की खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स जबरदस्ती। इस तरह पूरी दुनिया में होता था। मानव भूगोल का नया युग जर्मन विद्वानों ने शुरू किया और रेडजल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक जर्मन वैज्ञानिकों ने मानव भूगोल को नए विज्ञान के रूप में विकसित किया। कांट बहुत महत्वपूर्ण, रिटर, हेम्बोल्ट, रेटजल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत ज्यादा, इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां तकनीक और तेजी से बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियलाइज, और 19वीं 20वीं शताब्दी में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण भी दुनिया में बढ़ रहा था, तो मानव प्रकृति का मानवीकरण हो रहा था। विडाल डीला ब्लास, जिन ब्रून्स, डिमांजिया, फ्रेबे आदि ने मानव भूगोल पर खूब कार्य किया। तो एक तरह से जो ईसा पूर्व शताब्दी से जो पौराणिक स्थिति में जब प्रकृति का, प्राकृतिक देवताओं का चर्चा जो शुरू हुआ, 15वीं शताब्दी से बढ़ते बढ़ते 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में और तेजी से मानव भूगोल का डेवलपमेंट होने लगा। मानव भूगोल में कल्याणकारी अथवा मानवतावादी संकल्पना का उदय एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में 1960 से 1970 के दशक में हुआ। मार्क्स के विचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण थे। माने मानव भूगोल में, अब चूंकि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में आप जानते हैं कि कृषि, सारी अर्थशास्त्र, सारी चीजें आती हैं उसमें, तो उसी में ये कल्याणकारी यानी वेलफेयर वाली जो बात आई, यानी मानव का समाज में जो संबंध है, भूगोल से जो संबंध है, फिर मानव का कल्याण कैसे हो, कैसे संसाधनों का वितरण ठीक से हो, ये सारी नीतियां भी 1960 से 70 के बीच में आई। ठीक, इसका उद्देश्य लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जो ये मानव भूगोल है, ये अपने आप में कई विषयों को समेटे हुआ है, उसको चर्चा हम करेंगे। इसमें राजनीति शास्त्र भी है, इसमें अर्थशास्त्र भी है, इसमें समाज शास्त्र भी है। तो ये अलग अलग शास्त्रों में जो चर्चा हो रही थी, अल्टीमेटली चर्चा तो यही हो रही थी ना कि मानव का प्रकृति के साथ और मानव का समाज में क्या स्थिति है, क्या संबंध है, तो ऑटोमेटिक मानव भूगोल का हिस्सा बन रहा था। आज यह सामाजिक कल्याण का भूगोल, जिसको जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग कहते हैं, इसके रूप में प्रचलित है। इसके बाद अतिवाद का अमूलवाद आया, यानी रेडिकल जियोग्राफी। रेडिकल में क्या था कि कोई भी परिवर्तन मानव का अगर वेलफेयर करना है तो हम क्रांतिकारी तरीके से कर लेंगे, ऐसा भी देखा गया। गरीबी के कारण मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसका विकास समाजवादी देशों की अपेक्षा पूंजीवाद में ज्यादा देखने के लिए मिल गया फिर बाद में। और एक विश्वविद्यालय है क्लार्क, जो कि अमेरिका में है, इस विश्वविद्यालय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अतिवाद का अमूलवाद, है ना, कल्याणकारी और मानववादी संकल्पनाएं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे मानववाद डेवलप होता गया, ये कंसेप्ट जैसे जैसे डेवलप हुए, मानव भूगोल उस तरह से बढ़ता चला गया। ठीक है, मैं चाहता था कि इन चीजों का भी आप एक बार जरूर इनको देख ले, जिससे आपको इजिली समझ में आए। अब एक तालिका के रूप में, टेबल के फॉर्म में भी मैं चीजें आपको जरूर डिस्कस कर दूंगा। तो जैसे समय अवधि देखें और किस तरह की विशेषताएं थी, उपागम क्या क्या हुए देखिए। प्रारंभिक उपनिवेश काल, उपनिवेश किसको बोलते हैं? कॉलोनियल पीरियड, जब गुलामी शुरू में आई, उस समय क्या तरीके अपनाए जा रहे थे? खोजें और विवरण। उस समय कुछ नए नए खोज हो रहे थे और व्याख्याएं आ रही थी। साम्राज्य, विशेषताएं क्या थी? साम्राज्यवादी थी। साम्राज्यवादी यानी अंग्रेज या यूरोपियंस पूरी दुनिया में अपना अधिकार जमा रहे थे, साम्राज्य बना रहे थे। व्यापारिक रुचियों, नए नए देशों की खोज, जैसे कोलंबस ने व्यापारिक रुचि से, वास्को डिगामा ने व्यापारिक रुचि से क्या किया? व्यापार करने के लिए तो सी रास्तों का खोज किया और भारत और अमेरिका जैसे देश खोजे गए। इसमें अन्वेषण को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि रिसर्च को प्रोत्साहित किया गया, खोजिए किस जगह पर क्या मिलेगा। क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना, जिससे भूगोल वेत्ताओं ने वर्णन को महत्वपूर्ण बनाया है। तो ये जो एक समय आया जब शुरू में प्रारंभिक उपनिवेश काल था, जब आप कह सकते हैं 1550 के बाद और माफ कीजिए 1450 के बाद और 1500 तक,
है ना, और 1500 से फिर 1600 ईस्वी तक। तो ये जो 100-150 साल का समय था प्रारंभिक उपनिवेश काल का, उसमें साम्राज्यवादी नीतियां थी, लोग खोज करते थे, जा जाके समुद्री रास्ते पता करते थे। तो यहां से मानव भूगोल आगे आया। फिर उत्तर उपनिवेश काल, यानी उत्तर उपनिवेश काल यानी उपनिवेश काल के बाद आप कह सकते हैं। तो इसमें प्रादेशिक विश्लेषण आए, प्रदेश का संपूर्ण वर्णन करना, सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, इन प्रदेश का पूर्ण रूप से अध्ययन करना। जब उपनिवेश काल खत्म हो गया तो हर देश अपने आप में स्वतंत्रता महसूस करने लगा, अलग अलग प्रदेशों की चर्चा होने लगी और वहां से मानव भूगोल निकल के आया। युद्ध के अवधि के बीच 1930 का दशक, देखिए एक युद्ध हुआ 1914 से 18 तक, प्रथम विश्व युद्ध, फिर 39 से 45 तक, उसके बीच में 1930 का दशक थोड़ा शांत रहा। इसमें क्षेत्रीय विभेदन हुआ, प्रदेशों की भिन्नता का अध्ययन किया गया और विलक्षणों की पहचान की गई कि कौन से देश के क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद 1950 के अंतिम दशक से 1960 के अंतिम दशक तक इसमें स्थानीय संगठन, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो ये सारे उपागम हैं, ये स्थानीय संगठन भी इसका एक पार्ट है। इसमें क्या हो गया, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट किया गया, जिसमें गरीबी कितनी है, आर्थिक स्थिति क्या है, सारी चीजें पता की गई। मानवीय क्रियाओं का मानचित्रीकरण किया गया, यानी मैप बना के सारी चीजों की जानकारी इकट्ठी की गई। फिर 1970 का दशक आया, इसमें जैसे हम मार्क्स वाला इलाका पूरा समय कह रहे थे और जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट कह रहे थे, इसकी बात हो रही थी। तो मानवतावादी ह्यूमनिज्म जो था, अमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं और संकल्पनाओं का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ, मात्रात्मक क्रांति का विरोध हुआ। इन तीनों विचारधाराओं का उदय, जिससे मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थता के प्रति अधिक प्रासंगिक। तो ये विशेषताएं उस समय देखने के लिए मिली थी। मैंने इसको समराइज कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर सके और कभी उपागम अगर पूछे जाएं या विशेषताएं पूछी जाएं तो आप इसको बता सकें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो, क्योंकि बहुत इजीली आपको फिर इसमें डिफरेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। 1990 का दशक अगर बात करें तो यहां उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। उत्तर आधुनिकवाद यानी आधुनिकवाद के बाद, यानी आधुनिकता जहां से आधुनिकवाद काल शुरू हो चुका है, आप कह सकती हैं। और आप देखिए 1990 का दशक एक ऐसा दशक है जब पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, भूमंडलीकरण और तेजी से बन रहा था। क्योंकि 1990 में एक बहुत प्रमुख घटना हुई, वो हुई सोवियत संघ का विघटन होना। आपको पता है सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको कहते थे, जिसका हेड रसिया हुआ करता था और रूस के साथ 15 और देश रहते थे, यूक्रेन, तजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये सारे देश रहते थे। और इन देशों ने अपने आप को अलग घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, और फिर एक दूसरे से दुनिया में सब लोग मिलने जुलने लगे, पूंजीवाद बढ़ने लगा। तो ये उत्तर आधुनिकवाद कहलाया। इसमें क्या हुआ, वृहत सामान्यीकरण हुआ, मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना, प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर। ये सारे इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी जो 1990 के दशक के आसपास आपको मानव ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में देखने के लिए मिली। अब देखिए इसी में आप एक और चीज समझिए कि व्यवहारवादी विचारधारा में मानव भूगोल में तथ्यों के कारणों का विश्लेषण, मानवीय स्वभाव जिसमें जाति, प्रजाति, धर्म सम्मिलित है, इसके परिप्रेक्ष्य में होना शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मानव भूगोल एक तो विकसित हो ही रहा था, उसके बाद जिसको कह सकते हैं ना कि आप जो डेमोग्राफी होती है, जो जनसंख्या का प्रारूप होता है, उसमें कई और विभेद करके भी चर्चा होने लगी। यानी धार्मिक रूप से मानव का क्या व्यवहार है, जाति के रूप से मानव का क्या व्यवहार है ना, लिंग के आधार पर मानव प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें भी व्यवहारवादी विचारधारा में मानव भूगोल में आने लगी। और इसमें मानव मन को महत्वपूर्ण स्थान मिला, और इसमें मानव का जो साइकोलॉजी है, जो उसका अपना विचार है, इसको बहुत महत्वपूर्ण मिला। तो व्यवहारवादी विचारधारा भी मानव भूगोल का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इसको समझ लीजिए कि जो हम कह रहे थे अभी, उपक्षेत्र की बात कर रहे थे, ये भी हम समझ रहे थे कि अलग अलग विषय या अलग अलग, आप जिसको कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इसमें अगर आप ध्यान से समझें, देखिए, या उपक्षेत्र आप कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं और उन क्षेत्रों के भी उपक्षेत्र कौन से हैं। पहला सामाजिक भूगोल, जिसको हम क्या कहेंगे, सोशल ज्योग्राफी, समझेंगे अभी सब। दूसरा राजनैतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जिसको अर्बन ज्योग्राफी कहेंगे, जनसंख्या के आधार पर भूगोल, ये सारे मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र हैं। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक आधार पर क्या है, और इन सभी भूगोलों से अपना एक अलग अलग विषय भी पैदा हो गया इनको अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो सामाजिक भूगोल है, इस सामाजिक भूगोल ने एक सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया। यानी जब हमने ये अध्ययन करना शुरू किया कि वातावरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज उस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसे नियम कानून साफ चीजें बना रहा है, तो इसके लिए सामाजिक विज्ञान का बाकायदा क्या हुआ, सोशल साइंस का उदय हुआ। और विचारकों का, जिसमें थेल्स, कांट, अरस्तु, भारत से भी कई विचारक, इन विचारकों का क्या हुआ, इसमें समायोजन होने लगा और उसको हम पढ़ने समझने लगे।
उसके बाद क्या हुआ, नगरीय भूगोल, यानी नगर में किस तरह लोग बिहेव कर रहे हैं। इसके लिए हमने नगरों का अध्ययन और नगर नियोजन करना शुरू किया, उसको अध्ययन करना शुरू किया। नागरिक शास्त्र जैसी चीजें थोड़ी उसमें निकल कर आई। राजनीतिक भूगोल की जब बात हमने की कि जो समाज में मानव है वो राजनीति कैसे बना रहा है, यानी किस तरह राज करना है, उसकी क्या नीतियां हैं, क्या राजा का शासन चल रहा है, क्या कोई लोकतांत्रिक परंपराएं चल रही हैं, क्या लोग सहमति से शासन चला रहे हैं, या कोई तानाशाही का माहौल चल रहा है। तो फिर हमने राजनीति और राजनीति शास्त्र जैसे चीजों को, राज्य और देश से संबंधित, सैन्य भूगोल से, युद्ध से संबंधित नीतियां, उसका अध्ययन, उसका शास्त्र बनाना शुरू किया। ठीक है, ये उसका उपक्षेत्र है। जनसंख्या, यानी जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या का भूगोल, जनांकिकी, फिर सेंसस, पॉपुलेशन की बात आई कि भैया किस तरह की जनसंख्या है, वो जिस तरह की जनसंख्या होगी उस तरह का वहां पर व्यवहार बनेगा, उस तरह वहां पर कंडीशन बनेगी, ये बात देख कर आई। इसके बाद आवास भूगोल, जिसको हैबिटेट बोलते हैं, और आवास भूगोल में देखा गया कि नगर और ग्रामीण का नियोजन, कि जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, नगरीय स्थिति में रह रहे हैं कि ग्रामीण परंपरा है, उस हिसाब से वहां की अर्थव्यवस्था होगी, उस हिसाब से वहां का समाज होगा। ये भूगोल का एक क्षेत्र है, ये इसका उपक्षेत्र कह सकते हैं आप। आर्थिक भूगोल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें ध्यान से तो जो पूरा मानव भूगोल है, अगर सच मायने में किसी दो विषय से ज्यादा जुड़ा है तो वो एक सामाजिक भूगोल है और एक वो आर्थिक भूगोल है। और इससे संबंधित जो दो डिसिप्लिन उभरे, वो एक अर्थशास्त्र उभरा और एक सामाजिक विज्ञान उभरा। आर्थिक भूगोल से अर्थशास्त्र समझा, और आर्थिक भूगोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है जब आप किसकी बात करते हैं, मानव भूगोल की बात करते हैं। यानी भौगोलिक स्थितियों का आर्थिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि भौगोलिक स्थिति ठंडी है, उस हिसाब के वहां के घर बनेंगे, उस हिसाब से वहां पर घर बनाने वाले मिस्त्री रहेंगे, उस हिसाब से उनको रोजगार मिलेगा, उसी हिसाब की वहां खेती होगी, उसी खेती के उत्पादन से वैसे ही उद्योग लगाए जाएंगे, वैसे ही श्रमिक वहां पर होंगे, उसी तरह की वो कमाई करेंगे, उसी तरह के जो वहां के भौगोलिक स्थिति में जो वहां पर प्राकृतिक संसाधन मिनरल्स पाए जाएंगे, वैसे ही उद्योग वहां लगाए जाएंगे, और वहां का ग्रामीण या नगरीय या जैसा भी विकास है होना होगा। ठीक, तो जो और उसी हिसाब का इकोनॉमी पूरा वहां बन जाएगा, आर्थिक क्रिया बन जाएगी। जाहिर सी बात है, मनुष्य है तो क्रियाशील है, क्रियाशील है तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए करेगा, आर्थिक क्रिया करेगा, तो ये आर्थिक भूगोल जो है वो सबसे हावी रहता है। तो मानव भूगोल के ये महत्वपूर्ण, यानी जो आप ये सारे कंसेप्ट देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ उप क्षेत्र भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो पूरे मानव भूगोल को पैदा करते हैं। यानी इंडिविजुअली भी इनको अलग अलग अध्ययन किया जाता है और ये सब मिलकर मानव भूगोल का रूप ले लेते हैं। यानी पहले से भी इस पर अध्ययन किया जाता था, लेकिन मानव भूगोल के रूप में इसको देखा नहीं जाता था। और ये क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे ये दिखाते हैं कि जो आपका पर्यावरण है, जो पर्यावरण की स्थिति है, उससे मानव का क्या संबंध है। जैसे सामाजिक भूगोल की ही बात कर ली जाए तो जैसा पर्यावरण रहेगा वैसे वहां का घर, कपड़े पहनने के तरीके, वैसे बोलचाल की चीजें, ठीक है, उस तरह की सारी रहन सहन, वहां का परिवहन, वहां का समाज वैसा ही बन जाएगा। और यही चीज लागू होती है राजनीति पर, नगर पर, जनसंख्या पर, आवास पर और आर्थिक स्थिति पर। जैसे आवास की अगर बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ठंडे बहुत जगह है तो इग्लू जैसे मकान बनाए जाएंगे। अभी देखिए कश्मीर में इग्लू रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो इग्लू जैसे आवास बनाए जाएंगे। मैदानी इलाकों में फ्लैट घर बनाए जाते हैं, है ना, तो आवास पर उसका इस तरह का असर पड़ता है। यानी जिन जिन चीजों पर पर्यावरण का असर दिखाई पड़ता है या जहां मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध दिखाई पड़ता है, ये सारी चीजें मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। ठीक, अब देखिए सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें नजर आती हैं। सामाजिक विज्ञान में एक तो व्यवहारवादी भूगोल है। व्यवहारवादी भूगोल में मन को प्राथमिकता दी जाती है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर व्यक्ति का मन कैसा है और मन के हिसाब से वो बिहेव करता है। मनोविज्ञान जो निकल के आई ना, जो साइकोलॉजी निकल के आई, वो भी सामाजिक सोशल साइंस का ही पार्ट है, तो ये व्यवहारवादी भूगोल भी सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। इसके अलावा कल्याणवादी, वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी वेलफेयर ज्योग्राफी की जो कंसेप्ट आया वो भी सामाजिक विज्ञान का कंसेप्ट है। सांस्कृतिक भूगोल, ये भी मानव विज्ञान से संबंधित है, यानी मनुष्य किस तरह की सोच, किस तरह के रीति रिवाज इनको फॉलो कर रहा है, ये इसके उपक्षेत्र है। अवकाश भूगोल, लिंग भूगोल यानी समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, महिला संबंधित सबसे है। जो जेंडर ज्योग्राफी है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेंडर वहां पे सोसाइटी कैसी है, वैसे जेंडर की प्राथमिकता है, क्या वो पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक समाज है या मातृसत्तात्मक समाज है, वहां पर जो लिंग अनुपात है जनसंख्या का वो कैसा है, सारी चीजें। ऐतिहासिक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐतिहासिक भूगोल की हम बहुत चर्चा करते हैं कि भाई किस एरिया में कौन कौन सा इतिहास रहा, उसके कारण क्या रहे, कैसे इतिहास बदला वहां के जमीनी स्तर पर पर्यावरण की वजह से। जैसे बहुत चर्चा की जाती है कि जो नेपोलियन था वो बहुत ही मजबूत शासक था, लेकिन वो ठंडी की वजह से उसको वापस जाना पड़ा, है ना। अलेक्जेंडर की भी बात आती है कि जो वो वहां का पर्यावरण था उससे हार गया और उसके सैनिक हारने लगे। चिकित्सा भूगोल, बीमारियां, महामारी, इससे संबंधित जो पूरा कंसेप्ट बनाया जाता है, ये भी भूगोल का पार्ट है ना। यानी कुछ ऐसा एरिया रहेगा जहां पर बार बार अगर वहां पर नगर नियोजन नहीं है, वहां पर सफाई नहीं है, सामाजिक स्थितियां ठीक नहीं है, तो महामारी फैलेगी, बीमारियां होंगी। ये सब क्या है, ये सारी चीजें आपके सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, जो आपका एक क्षेत्र है मानव भूगोल का, ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें, क्योंकि ये दोनों ज्यादा विस्तृत हैं, इसमें संसाधन भूगोल यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति से हमको संसाधन मिले हुए हैं, जो हमें खनिज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जल मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही हैं, उसको कैसे मैनेज करना है और उसके वजह से कैसे कैसे उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाता है। कृषि भूगोल, जिसको एग्रोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, एग्रोनॉमी। अब जाहिर सी बात है, ये जो कृषि है, ये भूगोल, अर्थशास्त्र, हर चीज से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जैसे देश में जो कृषि प्रधान देश है, यानी जहां पर जिस तरह की जलवायु रहेगी वैसे कृषि होगी, उसी हिसाब से वहां की आर्थिक गतिविधियां होंगी। आज भी भारत में ज्यादातर जनसंख्या किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। किस लिए, अपने जीवन दिनचर्या या जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के लिए। तो कृषि भूगोल क्या करता है, कृषि भूगोल ये करता है कि कृषि भूगोल अर्थशास्त्र का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि कृषि पर आधारित लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी इनकम होगी और उस इनकम के हिसाब से फिर क्या होगा, उनके पूरे आर्थिक तंत्र की रचना होगी, अर्थव्यवस्था की रचना होगी। उद्योग भूगोल, अभी मैंने आपको बताया, औद्योगिक अर्थशास्त्र से इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। भाई मान लीजिए पर्यावरण कहीं है जहां पर लौह अयस्क पाए जा रहे हैं, आयरन ओर पाया जा रहा है, कोयला पाया जा रहा है, चूना पाया जा रहा है, बस वहां आयरन स्टील इंडस्ट्री लग जाएगी, है ना। जहां कपास या कॉटन मिलेगा वहां पर कॉटन की इंडस्ट्री लग जाएगी, तो ये भी उसका पार्ट है। पर्यटन भूगोल यानी कि टूरिज्म, तो जैसे हिल स्टेशन हैं, बहुत ठंडा प्रदेश है तो गर्मियों के लिए वो टूरिस्ट स्टेशन बन जाएगा। कोई बहुत ठंडे प्रदेश में रहता है तो गर्म जगह पर जाके अपना टूरिस्ट स्टेशन बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड का भूगोल, अब ये सारी चीजें क्या है, जैसे सी रूट को डेवलप करना, एयरवेज को डेवलप करना और उससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। जिस देश में जो चीज नहीं, यानी कि प्रकृति क्या करेगा, मानवीकरण करेगा प्रकृति का, यानी जो चीज जहां संभव नहीं है वहां भी पहुंचा देना। ये सब किसका पार्ट है, ये भी अर्थशास्त्र का पार्ट है और ये मानव भूगोल से संबंधित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए, मैंने ये आपके लिए इंक्लूड किया है जानबूझ के, कि जो प्रोफेसर हटिंगटन थे, इन्होंने मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र बताए थे और बड़े इजीली तरीके से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया कि फिजिकल एक कंडीशन बनाई है कि कुछ प्राकृतिक दशाएं होंगी, फिजिकल कंडीशन होंगी। दूसरा बताया है कि कुछ ह्यूमन के रिस्पॉन्स या उसकी अभिव्यंजना होगी, उसका जो रिस्पॉन्स है इन कंडीशन के अनुसार वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक दशाएं क्या होंगी कि कोई व्यक्ति ग्लोब पर कहाँ स्थित है, कहाँ वो रह रहा है, वहां भूमि की रचना कैसे है, वहां जल राशियां कैसी हैं, मिट्टी और खनिज पदार्थ कैसे हैं और जलवायु कैसे है। ये हो गया प्राकृतिक रचनाएं। अच्छा, ग्लोब परिस्थिति के अनुसार फिर क्या होगा, वहां पेड़ पौधे होंगे और ये जो जल राशियां होंगी, मनुष्य ये कैसे कनेक्टेड है, सारी चीज देख रहे हैं। फिर यहाँ पशु होंगे। अब किस किस तरह की आवश्यकताएं और रिस्पॉन्सेज होंगे, भोजन और जल, वस्त्र, गृह, औजार, यातायात के साधन, ये सारी चीजें उस हिसाब से क्या होंगी, डेवलप होंगी। यानी ग्लोब परिस्थिति क्या है, भूमि की रचना क्या है, जल राशि क्या है, मिट्टी और खनिज कैसे है, जलवायु कैसा है, इसके अनुसार फिर क्या आएगा, पौधे वहां पर होंगे, पशु होंगे, पशु के बाद फिर क्या होगा, मनुष्य, आखिर उसके बाद आएगा ह्यूमन। तो जब मनुष्य आएगा तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या वो करेगा, तो एक तो आवश्यक और भौतिक आवश्यकताएं वो जन्म देगा। फिर मूल व्यवसाय करेगा तो शिकार करेगा, मछली पकड़ेगा, पशुचारण, खेती, लकड़ी, खान, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीजें मानव भूगोल का पार्ट बनेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बनेगी। फिर उसके कुछ कार्य कुशलताएं रहेंगी, जैसे स्वास्थ्य की, संस्कृति की, आमोद प्रमोद यानी कि हंसी मजाक की, वो सरकार यानी कि राज्य की स्थापना करेगा। फिर उच्च आवश्यकताओं में शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य, और फिर उससे सभ्यता की उन्नति हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये वो फिजिकल या वो प्राकृतिक जो कंडीशंस होती हैं और उसके रिस्पांस में मानव का जो ये पूरा क्रियाकलाप है, इसके बीच का जो संबंध है वो मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी को पूरी तरह जन्म देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी कंसेप्ट है, इससे आप अपनी समझ बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में जो एक बार हमने देखने की कोशिश की, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल हैं, जिसमें मानव भूगोल एक भौतिक भूगोल के साथ शाखा बन चुकी है, उसकी क्या परिभाषा है, परिभाषा के साथ साथ इसके क्या प्रकृति है, कैसे मानव का प्रकृतिकरण का प्रकृति का मानवीकरण, इसके अलावा नव निश्चयवाद, इसके क्षेत्र उपक्षेत्र और ये सारी चीजें हमने देखी हैं।
तो अब इसी चैप्टर की समझ के सहारे आपको पूरे भूगोल को देखना है, पूरे मानव भूगोल के कंसेप्ट्स को और उसके समस्याओं को समझना है, और उसके जो अन्य चैप्टर्स हैं जिस पर हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, आगे हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक से रिवाइज करिए। किसी भी कंसेप्ट में कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12 तक के लिए सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा लेकर आई है। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी विषय की। तो खूब मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई समस्या होने पर कमेंट करिए। गुड बाय, टेक केयर।